हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स की आप सभी की क्लास में। हम लोग बातचीत करेंगे देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के बारे में जो राजस्थान में आयोजित होने वाली और देश भर में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो है उस पर बातचीत करने वाले हैं आप सभी के साथ। तो आप सभी का मैं पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ और सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग लगातार जो है वो किसी न किसी विषय पर बातचीत करते हैं और डेली करंट अफेयर्स की ये जो क्लास है आपकी दिनों दिन आगे से आगे बढ़ती जा रही है। और आपको किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप लोग इन पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कभी कभार आप लोग अगर दिक्कत है तो कॉल करके भी बात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बातचीत। हमारे सामने जो मुद्दा मुख्य हमेशा मैं कहता हूं कि जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं वही अपने सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। आप चाहे कितने भी अच्छे हैं लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं की, आपके पास कितना भी माइंड है लेकिन अगर आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास नहीं किया तो आप बिछड़ जाएंगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको रातों को जागना भी होगा, बहुत सारे शौक भी त्यागने होंगे, लगातार परिश्रम भी करना होगा, तब मेरे मित्रों जाकर आप लोगों को असली सफलता जो है वो हासिल होगी। सीधे मुद्दे पर आते हैं और बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शूटर मनु और चेस वर्ल्ड चैंपियंस गुकेश समेत 4 खिलाड़ियों को राष्ट्रपति महोदय द्वारा क्या किया गया है, खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कारों का जो वितरण है वो किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो वितरित किए गए। खेल रत्न पुरस्कार जो है पुरस्कार इनका क्या किया गया, वितरण किया गया। ये पुरस्कार 2024 के हैं जिनका वितरण 2025 के अंदर किया गया है। इसके अंदर कितने खिलाड़ी हैं आपके, 4 खिलाड़ी हैं जिनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। खेल रत्न पुरस्कार से कितने खिलाड़ियों को नवाजा गया, 4 खिलाड़ियों को नवाजा गया, जिसमें आप लोगों के सामने मनु भाकर है जो शूटर है। कौन से खिलाड़ी खेल से संबंधित है, शूटर है। अभी हाल ही में डी गुकेश का नाम बड़ा चर्चा में था और आप लोगों को पता है शतरंज चैंपियनशिप या शतरंज वर्ल्ड कप जीतने वाले डी गुकेश ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। इसके साथ साथ पैरा ओलंपिक्स में जेवेलिन थ्रो में गोल्ड जीतने वाले नवदीप समेत जो है वो 34 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड भी दिया गया। इन 34 खिलाड़ियों में से 17 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पैरा खिलाड़ी है। कैसा खिलाड़ी है, पैरा खिलाड़ी है, ऐसा भी ध्यान रखना। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार भी इस समय वितरित किए गए। उन सभी पर बातचीत हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा आपके यहाँ पर इन सभी बिंदुओं को हम लोग स्पर्श करें तो शूटर मनु चेस वर्ल्ड चैंपियन गुकेश समेत इन 4 को खेल रत्न अवार्ड जो है वो कब दिए गए, तो यहाँ पर 17 जनवरी को। क्या है, 17 जनवरी से पहले आप लोग एक दिन और कर लीजिएगा 16 जनवरी। तो इन दिनों में 16-17 जनवरी जो है, इस जनवरी को यह कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया, राष्ट्रपति भवन में। कहाँ पर आयोजित हुआ, राष्ट्रपति भवन के अंदर। और राष्ट्रपति हमारी जो है द्रौपदी मुर्मू उनके द्वारा यह पुरस्कार जो है वो क्या किए गए, वितरित किए गए। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी द्वारा यह पुरस्कार वितरित किए गए। राष्ट्रपति भवन में इन विजेताओं को क्या किया गया, सम्मानित किया गया। सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए जाए जिसमें हमारे ग्रैंड मास्टर डी गुकेश जो है इनको मिला। इसके अलावा ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाले शूटर मनु भाकर जो है इसको दिया गया। इसके बाद में हमारे हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह जो हैं इनको भी यह पुरस्कार दिया गया। और पैरा एथलीट खिलाड़ी प्रवीण कुमार जो है, इन 4 खिलाड़ियों के नाम याद करने पड़ेंगे आपको। डी गुकेश है, इसके अलावा मनु भाकर है, इसके अलावा हरमनप्रीत सिंह है और इसके अलावा प्रवीण कुमार है। तो डीएमएचपी पेंसिल चलाते हैं, इसे याद कर लो। डी गुकेश है, मनु भाकर है, हरमनप्रीत सिंह है और आपके प्रवीण कुमार है। ये 4 खिलाड़ी कौन कौन से खेल से संबंधित हैं, इनका संबंध शतरंज से है, शतरंज से इनका संबंध है। इसके अलावा मनु भाकर का शूटिंग से संबंधित है और हॉकी टीम के कप्तान जो है हरमनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से। और पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन है, प्रवीण कुमार है। पेरिस पैरा ओलंपिक्स में जेवेलिन में गोल्ड जीतने वाले नवदीप समेत जो 34 खिलाड़ी हैं उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें 17 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पैरा एथलीट हैं
जबकि 2 खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है और 5 खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो द्रोणाचार्य अवार्ड से कितने खिलाड़ी सम्मानित किए गए? 5 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। 34 टोटल ऐसे खिलाड़ी थे जिनको क्या दिया गया, हमारे यहाँ द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं दिया बल्कि अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अर्जुन अवार्ड कितने को? 34 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिले। इससे ऊपर 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, 5 खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य अवार्ड यानी 5 कोच जो हैं इनको क्या दिया गया, द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद देखिए मनु भाकर की अगर बातचीत करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2018 में इसने जो ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप है उसमें गोल्ड मेडल जीता। फिर 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में 10 मीटर पिस्टल जो इवेंट हुआ उसमें गोल्ड मेडल जीता। 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता। फिर 2018 में यूथ ओलंपिक्स गेम्स हुए, 1 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता। 2024 में एशियन गेम्स में 25 मीटर पिस्टल इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। 2024 में पेरिस ओलंपिक के अंदर जो है वो 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा जो है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा, ठीक है, SH1 जिसको आप लोग कहते हो, इस इवेंट के अंदर इनको ब्रॉन्ज मेडल जो है वो हासिल हुआ, ब्रॉन्ज मेडल जो है वो हासिल हुआ। इसके अलावा 2024 में पेरिस ओलंपिक के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में भी इनको क्या मिला, ब्रॉन्ज मेडल जीता। यानी 2 मेडल इन्होंने पेरिस ओलंपिक में हासिल की, एक 10 मीटर जो स्पर्धा थी उसमें भी ब्रॉन्ज मेडल, एक मिक्स्ड स्पर्धा थी उसमें भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल की। इसके बाद देखिए मनु भाकर के बाद में बात करते हैं डी गुकेश के बारे में। डोमा राजू गुकेश जो है उम्र 17 साल है, चेन्नई के रहने वाले हैं, ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं और अभी हाल ही में इन्होंने जो है शतरंज विश्व कप जो है विश्व कप, ये शतरंज विश्व कप हासिल करने का काम भी इन्होंने किया था। ठीक है सर, और बताइए। इसके बाद में हमारे अगले खिलाड़ी जो हैं वो कौन है, हरमनप्रीत सिंह है। हरमनप्रीत सिंह का संबंध जो है वो हॉकी से है। 2024 में पेरिस ओलंपिक में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने का काम इन्होंने किया, हरमनप्रीत सिंह ने। 2022 में हांगजो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल दिलवाया। 2022 में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल दिलाया। 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। 2018 में जकार्ता एशियन गेम्स में भी ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। तो गोल्ड मेडल जो है वो हांगजो में जीता, बाकी सब जगह हमने एक जगह सिल्वर मेडल भी जीता, 2 ब्रॉन्ज मेडल दिलाए हैं। और यहाँ पर भी पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम जो है इसने कौन सा ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हॉकी से इनका क्या है संबंध है, इनको भी यह पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद मित्रों इस पर जुड़े हुए कुछ सवालों की मैं बातचीत करता हूँ, आपके लिए सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जरा गौर से इनको देखिएगा। मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो में सब कुछ एकदम क्लियर आ रहा है आपके पास। जी हाँ, एकदम सही सटीक जानकारी आप तक जा रही है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 का वितरण किस स्थान पर हुआ? तो ये है जो है राष्ट्रपति भवन जो है, राष्ट्रपति भवन के अंदर इन पुरस्कारों का वितरण किया गया, जिसमें से आपको मुख्यतः याद करना है इन 4 खिलाड़ियों के नाम। 4 खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए गए, इसके अलावा 34 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिए गए और इसके अलावा 5 खिलाड़ियों को कौन से द्रोणाचार्य अवार्ड दिए गए। तो यहाँ पर मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिए गए, इनको अर्जुन पुरस्कार दिए गए, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो है वो है राष्ट्रपति भवन। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो 4 खिलाड़ी जो हैं, 4 खिलाड़ी उनको प्राप्त हुआ और इन चारों खिलाड़ी का संबंध किस किस से? देखिए मनु भाकर जो है इसका संबंध शूटिंग से है, आपको पता। डी गुकेश का मतलब शतरंज से है। हरमनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से है और प्रवीण कुमार जो है वो पैरा एथलीट है। क्या? पैरा एथलीट जो है ये खिलाड़ी है। तो ये ऑल ऑफ द अबव यानी ये सभी जो है इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। किस खिलाड़ी को पेरिस पैरा ओलंपिक्स में जेवेलिन का गोल्ड मेडल जीतने के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस खिलाड़ी को पेरिस पैरा ओलंपिक्स में जेवेलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने के लिए कौन सा पुरस्कार जीतने के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया? मनु भाकर नहीं है, तो यहाँ हरमनप्रीत भी नहीं है। नवदीप सिंह, आपको ये पता होना चाहिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया, बल्कि जेवेलिन थ्रो में गोल्ड मेडल दिलाने वाले 2 खिलाड़ियों के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। पैरा एथलीट खिलाड़ी प्रवीण कुमार हैं और नवदीप सिंह हैं। नवदीप सिंह को कौन सा अवार्ड दिया गया? नवदीप सिंह को अर्जुन अवार्ड दिया गया। कौन सा? अर्जुन अवार्ड। जबकि प्रवीण कुमार को कौन सा अवार्ड दिया गया है?
यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित करने का अवसर मिला है। अगला सवाल, कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया? कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया? तो 30 खिलाड़ियों को नहीं, 40 को नहीं, 25 को नहीं, 34 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कितने पैरा एथलीटों को अर्जुन अवार्ड दिया गया? पैरा एथलीट खिलाड़ी पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ लेना, थोड़ा सा मिस्टेक होते ही सवाल गलत है। पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं 17। कुल कितने? कुल जो हैं वो 34 लोगों को दिए गए थे अर्जुन अवार्ड, लेकिन उसमें से कुल 17 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको पैरा एथलीट के अंदर यह पुरस्कार दिया गया। कितने कोचों को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 5 ऐसे कोच हैं जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड जो है किससे क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। ठीक बात है सर। अब अगली बातचीत हम लोग करते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जो है वो है, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि इनमें से कौन रहे? 2025 के मुख्य अतिथि की अगर बात करूं मैं आपसे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 26 जनवरी का जो हमारा कार्यक्रम होगा, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र बना, यानी इस देश के राष्ट्रपति जो हैं, और हमने भारत के संविधान को इस दिन क्या किया था? स्वीकार किया था एक तरीके से। तो 26 जनवरी को हमारा संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। पूर्ण संविधान लागू हुआ, ये समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। आंशिक रूप से, हालांकि पहले लागू हो गया था। ये है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, कौन है? इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो हैं, इनको हमने इस बार हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। प्रोबोवो सुबियांतो जो है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, प्रोबोवो सुबियांतो ये इनका नाम है, ठीक है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति महामहिम प्रोबोवो सुबियांतो जो है, इनको बुलाया गया है। राष्ट्रपति प्रोबोवो भारत के 76वें गणतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। तो हमारा जो गणतंत्र दिवस है वो कौन सा होगा? 76वां गणतंत्रता दिवस होगा। इस 76वें गणतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐसा किया गया है, ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम प्रोबोवो सुबियांतो 25-26 जनवरी 2025 के भारत के राजकीय यात्रा पर होंगे। राष्ट्रपति प्रोबोवो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रहेंगे। इससे पहले अक्टूबर 2024 में पदभार ग्रहण करने के बाद, यानी 2024 में उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था। उसके बाद राष्ट्रपति बनने बाद प्रोबोवो की वह पहली भारत यात्रा है, इससे पहले वो भारत नहीं आए हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच सहस्त्राब्दियों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध है, ये बात आप लोग जानते हैं कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में आज से नहीं, वर्षों से, सदियों से ये संबंध रहे। एक व्यापक रणनीतिक साझेदार के रूप में इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट नीति जो है और हिंद प्रशांत के हमारे दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण क्या है? स्तंभ है इंडोनेशिया। राष्ट्रपति प्रोबोवो की आगामी राजकीय यात्रा नेताओं को द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करने के साथ साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने का क्या करेगा? अवसर प्रदान करेगा। यानी कि भारत और इंडोनेशिया के बीच वर्षों से संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा मैत्रीपूर्ण बनाने के लिए भी प्रयास द्विपक्षीय इस समय किए जाएंगे। इसके बाद में हम सवालों की बात करें तो राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो भारत की यात्रा पर कब आ रहे हैं? तो आपको पता होना चाहिए 25 और 26 जनवरी को, 25 और 26 जनवरी को 2 दिवसीय दौरा जो है 2025 को इसका रहेगा, और गणतंत्रता दिवस के अवसर पर ये हमारे मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रपति प्रोबोवो की यह भारत यात्रा किस अवसर पर हो रही है? तो भारत के गणतंत्रता दिवस, 76वां गणतंत्रता दिवस जो है, इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में वो भारत आने वाले हैं। भारत इंडोनेशिया व्यापारिक संबंध, भारत इंडोनेशिया सांस्कृतिक आदान प्रदान के अवसर, ये सब तो मिलेंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर वो शामिल होने भारत आ रहे हैं। राष्ट्रपति प्रोबोवो की भारत यात्रा के दौरान किस प्रकार के विषयों पर चर्चा की जाएगी? केवल द्विपक्षीय, केवल सांस्कृतिक, द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे, इन सब मुद्दों पर क्या की जाएगी? चर्चा की जाएगी। द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर आपस में क्या की जाएगी? चर्चा की जाएगी। तो ये सभी बिंदु जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में संबंधों को और ज्यादा मजबूत करेंगे। राष्ट्रपति प्रोबोवो के पदभार ग्रहण करने के बाद भारत की पहली यात्रा कब हो रही है? तो जनवरी 2025 में ही पहली यात्रा हो रही है। जनवरी
2025 में पहली यात्रा हो रही है और 25 और 26 जनवरी को वो भारत आने वाले हैं। यानी अक्टूबर 2024 में उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया। और ध्यान रखना, दक्षिणी पूर्वी एशिया का राष्ट्र है, दक्षिणी पूर्वी एशिया का राष्ट्र कौन सा है? इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया। और एक बात और भी बता देता हूं आपको, इंडोनेशिया जो है वो इंडोनेशिया आसियान का सदस्य देश है। किसका है? आसियान का क्या है? आसियान कंट्रीज जो हैं उनका सदस्य देश है। आसियान का मतलब दक्षिण पूर्वी क्षेत्रीय जो सहयोग संगठन है उसका इंडोनेशिया भाग भी है। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में आता है इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी क्या है आपको पता होगा? जकार्ता है, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सवाल, कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को क्या कर दी है? मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। और अब जो है वो 18,000 न्यूनतम बेसिक जिन कर्मचारियों का होता था वो लगभग 34,000 के पार पहुंच जाएगा। यानी कि लगभग ये मानकर चलिए केंद्रीय कर्मचारियों में जो है वो 50,000 रुपये से नीचे की सैलरी किसी भी व्यक्ति की नहीं रहेगी। तो यहाँ पर यानी पे लेवल फर्स्ट पर काम करने वाले व्यक्ति की भी 50,000 रुपये से अधिक सैलरी होगी। इसका अंदाजा ये लगा सकते हो, जिसके पे लेवल 8-9 लगते होंगे वो तो उसकी सैलरी 1 लाख रुपये से कम नहीं रहेगी। तो ये ध्यान रखना है कि कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग की जो मंजूरी है वो दे दी है। और क्योंकि 7वां वेतन आयोग जो लगा था, 7th पे कमीशन जो लगा था, उस पे कमीशन की जनवरी 26 के अंदर क्या है? जनवरी 26 के अंदर जो है वो उसकी कार्य अवधि समाप्त हो रही है। तो 1 जनवरी 2026 से 8वें पे कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए हमारे जो कैबिनेट है उसने फैसला लिया है। इनका कहना है कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए जल्द ही एक अध्यक्ष और इसके अंदर इस पे कमीशन के अंदर एक अध्यक्ष होगा और 2 इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। ये भी ध्यान रखना, एक इसके क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति होते ही मैं अध्यक्ष का नाम बताऊंगा, ध्यान रखना। तो नियुक्ति की जाएगी। आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी पेंशन जो है वो क्या करेगा? तय करने का काम करेगा कि भाई कितना इनको पेंशन दिया जाएगा, कितनी इनको सैलरी दी जाएगी, वो सब डिसाइड किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो फैसला लिया है कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन का, 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले के बारे में सब लोगों को बताया। वर्तमान में वेतन और पेंशन का निर्धारण 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जा रहा है। 2016 में लागू हुआ था। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल जो है 2026 में समाप्त होने वाला है, इसीलिए ये पहले ही गठित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा और खपत बढ़ेगी। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में सभी सरकारी कर्मचारियों की समर्पित सेवा के लिए क्या किया है? आभार व्यक्त किया है। और सबसे ज्यादा इसके लिए डिमांड जो है वो रेलवे के द्वारा की गई थी। रेलवे कर्मचारियों में जो पेंशन भोगी और कर्मचारी सब में खुशी की लहर है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का भी आभार व्यक्त किया है। चलिए मित्रों, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किस वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के किस वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है? तो 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी जो है वो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की द्वारा दिया गया। ये 7वां वेतन आयोग जो है, इस 7वें वेतन आयोग को 2016 में गठित किया गया था और 2026 में इसका कार्यकाल समाप्त होगा। यानी प्रति 10 वर्ष बाद एक तरीके से आप समझ लीजिए कि वेतन आयोग का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को कब से लागू करने की योजना बना रहा है? तो 1 जनवरी 2026 से 1 जनवरी 2026 से इसे लागू करने की योजना बना रहा है। तो 2026 से इसे लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार 7वां वेतन आयोग कब लागू हुआ था? ये केंद्रीय वेतन आयोग 2016 के अंदर लागू किया गया था। 2016 में इसे लागू किया गया था। ठीक है। इसके बाद में 8वें वेतन आयोग के लागू होने से किस बात की उम्मीद है? तो केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन और पेंशन जो है वो दोनों क्या होगी? बढ़ेगी। ये इस बात की उम्मीद है। कितने साल के अंतराल में वेतन आयोग लागू किया जाता है? तो प्रति 10 वर्ष बाद जो है इस प्रकार के वेतन आयोग का गठन जो है वो किया जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके नहीं है। यहाँ पर 10 साल बाद जो है वो वेतन आयोग का गठन किया जाता है। तो 7वें वेतन आयोग की जगह अब कौन सा हो जाएगा? 8वां वेतन आयोग होगा। हालांकि अभी सिफारिश की गई है
उसको गठित करने का, तो गठन जब किया जाएगा तो उसमें एक अध्यक्ष होगा, एक क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा प्लस 2 सदस्य उसके अंदर होंगे। ये जो सिफारिश करेंगे कि इतने उनको पेंशन मिलना चाहिए, इतना उनको वेतन मिलना चाहिए, उतना वेतन और पेंशन सरकार के द्वारा जो है इस 8वें वेतन के द्वारा निर्धारित की जाएगी और वही दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के तीसरे लॉन्च पैड के परियोजना को मंजूरी दी है। यानी इसरो जो है उसके बाद 2 लॉन्च पैड है, यानी एक तो है पहला फर्स्ट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, तो यहाँ पर FL कह दीजिए, फर्स्ट लॉन्च पैड आप लोग मान लीजिए, एक है सेकंड लॉन्च पैड या व्हीकल मान लीजिए। इनके स्थान पर अब तीसरा भी क्या होगा, बनेगा। अब तीसरा बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि भारत के पास अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी डिमांड है, स्पेस के मामले में काम करने की भारत की क्षमताएं बढ़ चुकी है, तो अब इसके लिए विश्व की अपेक्षाएं भी ज़्यादा है और भारत के इसरो की संस्था के पास लॉन्च व्हीकल जो है, लॉन्च करने के लिए पैड जो है वो 2 ही हैं। अब इस मिशनों को और ज़्यादा तेज गति देने के लिए भारत को तीसरा लॉन्च पैड की जरूरत पड़ेगी और कुछ पुराने जनरेशन के थे उनको नए जनरेशन के हिसाब से, नई टेक्नोलॉजी के आधार पर जो है नए लॉन्च पैड की आवश्यकता पड़ रही, इसलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़ी राशि इसके लिए देने का ऐलान किया है, यानी 3,985 करोड़ रुपए की राशि इस तीसरे लॉन्च पैड के लिए खर्च करेगी सरकार। तो यहाँ कहां पर बनेगा, ये श्री हरिकोटा अंतरिक्ष धवन सतीश केंद्र जो हमारा है वहीं पर इसका निर्माण आंध्र प्रदेश के अंदर जो है वो किया जाएगा, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के द्वारा बनाया जाएगा। इस फैसले से न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी NGL, आपको पता होगा SSLV भी हमने सुने हैं, कई प्रकार के GSLV आपने सुना होगा, आपने PSLV सुना होगा, लेकिन एक आपने SLV सुना होगा सीधा, लेकिन अब एक इस प्रकार का लॉन्च पैड तैयार हो जाएगा तो फिर NGLV का मतलब न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल को आगे बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। यहाँ से चंद्रयान और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक मिशन जो है वो क्या किए जा सकेंगे, लॉन्च किए जा सकेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसके लिए कुल राशि मैंने बता दी, 4 वर्ष के अंदर ये है, 4 वर्ष के अंदर ये है लॉन्च पैड जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा, इसरो के द्वारा जो है वो इसको तैयार किया जाएगा, ऐसा आपको समझना है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि पहला लॉन्च पैड और दूसरा लॉन्च पैड, पहला जो है वो 30 साल पहले बना हुआ था जिसमें PSLV और SLV को लॉन्च किया जाता था, इसके बाद में हमने SLV यानी सेकेंड लॉन्च पैड बनाया, उसका मुख्य रूप से GSLV और LVM-3 इस प्रकार के जो रॉकेट है उनको लॉन्च किया जाता था। 20 वर्षों से ये सेकेंड वाला कार्य कर रहा है, PSLV और LVM-3 जैसे वाणिज्यिक मिशनों को बनाने में सक्षम था। SLP जो है वो गगनयान मिशन के लिए भी मानव रेटेड LVM-3 को लॉन्च करने की तैयारी अभी कर रहा है वर्तमान में। तो आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में ही अब तीसरा लॉन्च पैड इसरो के द्वारा तैयार किया जाएगा, जो कि भारत की इसरो संस्था के लिए एक अभूतपूर्व कदम होगा। बड़ी राशि यानी 3,985 करोड़ रुपए की राशि, लगभग 400 करोड़ रुपए यानी 4,000 करोड़ रुपए की राशि जो है लगभग इस पर खर्च की जानी है। तो इसरो के नए जो प्रमुख हैं वो भी आपको पता चल गया होगा, वी नारायण जो है वो इसके इसरो के क्या है, नए चेयरमैन है, नए चेयरमैन के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेंगलुरु के अंदर है, बेंगलुरु में इसरो का नया मुख्यालय भी है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी, 15 अगस्त 1969 को इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो ये सारे पॉइंट इंपोर्टेंट हैं। केंद्र सरकार ने कहां पर तीसरा लॉन्च पैड बनाने का निर्णय लिया है, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। कहां पर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसको क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा, ये ध्यान रखना है। तीसरे लॉन्च पैड की लागत कितनी होगी, तो लगभग मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई 3,985 करोड़ रुपए की राशि जो है इस पर क्या की जाएगी, खर्च की जाएगी। 3,985 करोड़ रुपए की राशि का खर्चा इस पर आएगा। तीसरे लॉन्च पैड का उद्देश्य किस मिशन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगा, तो आपको मैंने बताया था न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स जो हैं इनको यहाँ से लॉन्च करने में हमको सफलता मिलेगी। चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन, इनसेट मिशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम्स जो हैं उनको लॉन्च करने में ज़्यादा मदद मिल पाएगी। तीसरे लॉन्च पैड का निर्माण किस संगठन द्वारा किया जाएगा, तो आपको बता दिया इसरो संगठन द्वारा जो है वो किया जाएगा। इसके बारे में मैंने बता दिया, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई। वी जो है वो हमारे क्या है,
नए इसके प्रमुख बन चुके हैं। न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम का उद्देश्य क्या होगा, तो NGLV का उद्देश्य उपग्रहों को अधिक वजन के साथ लॉन्च करना, चंद्रमा पर मानव मिशन भेजना, नई तकनीकों के साथ रॉकेट लॉन्च करना, मंगल ग्रह पर मानव तो नई तकनीक के साथ जो है वो रॉकेट लॉन्च करना है, वो है न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल का मुख्य उद्देश्य। केंद्र सरकार ने तीसरे लॉन्च पैड को बनाने का निर्णय क्यों लिया, क्योंकि अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए, इसरो के मिशनों की संख्या को बढ़ाने और नई प्रौद्योगिकी परीक्षण के लिए, अंतरिक्ष सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, रॉकेट निर्माण की लागत को घटाने के लिए। तो इसरो जो है उसके मिशनों की एक तो संख्या बढ़ेगी, इसरो ज्यादा लॉन्च कर पाएगा अपने मिशन, जो नई प्रौद्योगिकी का परीक्षण जो है वो भी इससे किया जा सकेगा, क्योंकि हमें नई प्रौद्योगिकी दिन प्रतिदिन आने वाली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होता है। उसी अडोप्शन के मामले में तो भारत जो है वो अपना क्या कर रहा है, नया तीसरा लॉन्च पैड जो है वो बना रहा है। इसके बाद में है इसरो ने अंतरिक्ष में स्पेस डेक्स उपग्रहों को सफलतापूर्वक क्या किया, स्थापित किया। यानी अंतरिक्ष में पहले हमने 2 उपग्रह भेजे, फिर अंतरिक्ष के अंदर ही उन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ने का काम। क्या करने का काम, जोड़ने का काम हमने अंतरिक्ष में ही किया, नीचे से बैठे बैठे। तो यह एक अभूतपूर्व कदम था और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन चुका है, ऐसा भी आपको ध्यान रखना है। और ये कार्य हमने 16 जनवरी को किया। हालांकि पहले भी हमने 2-3 बार प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली तकनीकी कारणों से, लेकिन इस बार 16 जनवरी 2025 को भारत के इसरो संस्था ने एक बार फिर सफलता का परचम जो है वो लहरा दिया है और स्पेस डेक्स की डॉकिंग जो है वो हासिल करने वाला दुनिया का, डॉकिंग का मतलब है वहां पर ऊपर ले जाकर 2 उपग्रह को आपस में जोड़ना, अनडॉकिंग या एडॉकिंग जो है इसका मतलब दोनों को अलग करना, ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश जो है वो भारत बन चुका है। 16 जनवरी को स्पेस डेक्स मिशन की सफलता के बाद भारत अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। अंतरिक्ष यान मिशन डॉकिंग और अनडॉकिंग क्षमताओं का प्रदर्शन, उपग्रह सेवा, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन संचालन और अंतर्गृह अन्वेषण के लिए यह महत्वपूर्ण है। 30 दिसंबर 2024 को भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C60 से उपयोग करके इसको आरंभ किया गया था। स्पेस डेक्स मिशन में 220 किलोग्राम वजनी उपग्रह जो है वो चेंजर, एक तो है चेंजर और दूसरा है टारगेट, ठीक है, एक को चेंजर बोला गया, एक को टारगेट बोला गया है, इन दोनों को शामिल किया गया है। और सौर पैनल, लिथियम आयन बैटरी, उन्नत सेंटर और यूजर्स के माध्यम से इनको क्या किया गया, लेस किया गया था। और इन सभी को जो है वो आपस में कहां पर क्या किया गया था, अंतरिक्ष के अंदर इनकी डॉकिंग को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। देखिए एक आपके पास चेजर है और ये एक टारगेट है, चेजर और क्या है, टारगेट, ठीक है, टारगेट है। इन दोनों उपग्रहों को अलग अलग अंतरिक्ष में हालांकि एक तरीके से भेजा गया, लेकिन बाद में इन दोनों को नजदीक लाकर आपस में जोड़ने का कार्य जो है वो पूरे अंतरिक्ष में किया गया था, ऐसा आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। देखिएगा स्पेस डेक्स मिशन जो है वो क्या है, स्पेस डेक्स मिशन PSLV द्वारा प्रक्षेपित 2 छोटे अंतरिक्ष यान का उपयोग करके अंतरिक्ष में डॉकिंग प्रदर्शन के लिए एक लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है। यानी 2 छोटे उपग्रह हमने ऊपर भेजे और उनको आपस में जोड़ने या डॉकिंग करने की प्रक्रिया जो है उसी को हम स्पेस डेक्स मिशन के रूप में हमने अभी हाल ही में परखा है। यह तकनीक भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं जैसे कि चंद्रमा पर भारत चंद्रमा से नमूना वापसी, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण और संचालन आदि के लिए आवश्यक है। अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक तब आवश्यक होती है जब सामान्य मिशन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई रॉकेट लॉन्च की आवश्यकता होती है। इस मिशन के माध्यम से भारत अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक रखने वाला दुनिया का चौथा देश बनने की ओर अग्रसर ही नहीं है, दुनिया का ऐसा चौथा देश भी भारत बन चुका है। इसके बाद में अगली बातचीत में कुछ सवाल देखते हैं हम लोग। आपके सामने पहला सवाल जो है वो ये है कि इसरो द्वारा 16 जनवरी 2025 को स्पेस डेक्स मिशन की सफलता के बाद अंतरिक्ष डॉकिंग सफलता प्राप्त करने वाला भारत कौन सा देश बन चुका है, तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश है। आपको पता है अमेरिका ऐसा कर चुका है, अमेरिका है, इसके अलावा रूस है और रूस के अलावा चीन है जिन्होंने ऐसा कर लिया है। और चौथा देश कौन सा बन चुका है, भारत बन चुका है। तो यहाँ है स्पेस डेक्स मिशन जो कि यहाँ PSLV द्वारा प्रक्षेपित 2 छोटे उपग्रह यान का उपयोग करके अंतरिक्ष में डॉकिंग के प्रदर्शन के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है। किस देश को अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक रखने वाला दुनिया का चौथा देश बना रहा है, तो ये भारत जो है वो दुनिया का कौन सा देश बन चुका है, ऐसा करने वाला दुनिया का
चौथा देश भारत बन चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे मित्रों, मैंने जिन जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज की क्लास में आपसे चर्चा की है, चाहे वो स्पेस टैक्स का हो, चाहे वो आपका 8वां वेतन आयोग हो, इसके अलावा तीसरा लॉन्च पैड की घोषणा हो, इन सभी मिशनों पर हमने चर्चा की है। इसके अलावा भी मैंने कई बिंदु जो है वो स्पर्श करने का प्रयास किया है। आपने अगर इन सभी बिंदुओं को ढंग से देखा है तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी इसके माध्यम से होगी। और भी ज़्यादा बेहतर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए मैं पूर्णतः आप सबके साथ सहयोग लेकर आगे बढ़ूंगा और जरूर तैयारी कराऊंगा। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार देखते रहिए। क्लास में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है। मेरा कंटेंट बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही प्रयास करके तैयार किया गया आप सब लोगों के लिए। ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएंगे। आप सबको जय हिंद, जय भारत।